Yesterday we have discussed, guys, ultra vires contract can never be binding on the company. It cannot become intra vires, मतलब वो विद इन द पावर में नहीं आ जाएगा अगर आपने टाइम लैप्स कर दिया या डिले कर दिया या आपने रेटिफाई कर लिया या किसी और के नाम एस्टोपल आपने कर दिया या एक्विजिशंस कर दिया, राइट? तो ऐसे कैसे आप थोड़ी क्या वो ऐसे ही वो विद इन द पावर में आ जाएगा। जो बियॉन्ड द पावर है वो बियॉन्ड द पावर ही रहेगा और जो वॉइड है वो वॉइड ही रहेगा, राइट? शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके आप उसको क्या नहीं कर सकते। सो कानून ये बोलता है भैया कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके आप उसको ऐसा नहीं बता सकते कि नहीं नहीं ये तो विद इन द पावर में आ गया, राइट? जो वहां पे गलत है वो गलत ही रहेगा, समझ रहे हैं? सो यहाँ पे पूरा पोजीशन दिया हुआ, द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस, जो हम समअप कर सकते हैं। समअप कर सकते हैं मतलब कि हम नट शेल में अगर सीखना चाहे तो यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, क्या लिखा है? सबसे पहला, व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म्ड व्हिच दो लीगल इन इटसेल्फ is not authorized by the object clause of the memorandum or by law. statute का मतलब वहां पे नीचे लिखिए गाइस, यहाँ पे statute का मतलब क्या रहेगा गाइस? law, राइट? अगर लॉ उसको ऑथोराइज्ड नहीं करता है तो फिर उसको अल्ट्रा विरस बोला जाएगा एंड ये नल एंड वॉइड है। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है कि जो ऑथोराइज्ड नहीं है, हाईलाइट करें, नॉट ऑथोराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसको हाईलाइट करें। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है गाइस जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जिसकी ऑथोरिटी नहीं है, मेमोरेंडम के अंदर जिसकी ऑथोरिटी नहीं है, कंपनीज एक्ट के अंदर जिसकी ऑथोरिटीज नहीं है, एंड फिर भी आपने वो चीज की है गाइस, तो कानून ये बोलता है भैया इसको अल्ट्रा विरस बोला जाएगा। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा विरस, अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है गाइस जो बियॉन्ड द पावर है तो आप उसको सुधार नहीं सकते। जो गलत है वो गलत रहेगा गाइस, राइट? आप उसको क्या नहीं कर सकते? सुधार नहीं सकते, इवन बाय द 100% अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। 100% शेयर होल्डर्स अगर अग्री भी कर रहे हैं फिर भी आप उसको सुधार नहीं सकते। एक बार आपने गलती कर दी गाइस बियॉन्ड द पावर जाके, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। Even with the consent of 100% shareholders, you cannot make it, right? आप उसको वहां पे सुधार नहीं सकते, simple as that. An act which is ultra vires the director, but intra vires the company, can be ratified by the members of the company through a resolution passed at the general meeting. है guys, ये कल हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो तो ये कल हमने डिस्कस किया था, राइट? कि अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टर के विद इन द पावर में है, इसके विद इन द पावर में है गाइस, डायरेक्टर के विद इन द पावर में है, बट सॉरी डायरेक्टर के बियॉन्ड द पावर में है बट कंपनी के विद इन द पावर में है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो गाइस? वहां पे बताइए ना, क्या कर सकते हो? अप्रूव करवा सकते हो, राइट? और उसको रेटिफाई करवा सकते हो बिकॉज वो कंपनी के तो विद इन द पावर में ही है, दैट्स व्हाई। ठीक है, देन उसके बाद गाइस, if an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles by special resolution at a general meeting. आप आर्टिकल्स के बियॉन्ड द पावर गए हो, मतलब कि आपने आर्टिकल्स का वहां पे मान नहीं रखा, राइट? और आर्टिकल्स का वायोलेशन किया, कोई बात नहीं गाइस, आप आर्टिकल्स को डेफिनेटली क्या कर सकते हो? सुधार सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दो, बात खत्म हो जाएगी। बट मेमोरेंडम या एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाओगे, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मना किया है, आप मेमोरेंडम या एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाओगे। आर्टिकल्स में अगर आपने आर्टिकल्स के बियॉन्ड चले गए हो तो कोई बात नहीं, अगर आप उसको रेटिफाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सो दो चीजें गाइस, अगर हम इसको सम अप करें, सो आर्टिकल्स के बियॉन्ड गए हो रेटिफाई हो सकता है, डायरेक्टर्स अपने पावर को बियॉन्ड जाता है बट सब्जेक्ट टू के कंपनी के विद इन द पावर में है तो उसको भी आप वहां पे रेटिफाई कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये दोनों आप डेफिनेटली गाइस रेटिफाई कर सकते हो। बाकी 1 एंड 2 में रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल। मेमोरेंडम का वायोलेशन कभी भी नहीं करने का एंड एक्ट का वायोलेशन नहीं करने का, उसमें रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। वेरी क्लियर गाइस, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस, जो हमने कल उसकी शुरुआत की थी
आज उसको खत्म किया। अभी आगे बढ़ते हैं इस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की हम आज चर्चा करने वाले हैं गाइस। इंडोर मैनेजमेंट समझना गाइस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर मैनेजमेंट? आज अपन को वो चर्चा करनी है। नाउ अब किसको बोलोगे गाइस इंडोर मैनेजमेंट मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर? समझना गाइस, अगर आज कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है, अगर वो कंपनी कोई ट्रांजैक्शंस करती है, वो कंपनी कोई ट्रांजैक्शंस करती है, अकॉर्डिंगली ये ट्रांजैक्शंस वहां पे जो उन्होंने किया, ठीक है, बिकॉज हमने क्या बोला पता है कि भैया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है ना वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट है गाइस? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी बंदा उसको क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये प्रोवाइड करता है दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or the extract of any document including certificate of incorporation of the company on payment of 100 rupees। मैंने आपको कल बोला था गाइस, अगर आप 100 रुपए का पेमेंट करते हो तो आप कंपनी ने सिर्फ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स नहीं बट कंपनी ने कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ फाइल किया है ना गाइस, तो वो डॉक्यूमेंट आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो गाइस? कंपनी से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आरओसी के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए हैं गाइस, एवरी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, यू कैन डेफिनेटली टेक द कॉपी ऑफ द सेम, आप उसका कॉपी ले सकते हो, समझना। तो यहां पे क्या बोलता है सेक्शन? द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर एक बार रजिस्टर्ड हो जाए ना आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। once it is registered guys, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है एंड यस इट इज अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन एनी पर्सन आफ्टर पेइंग द नॉर्मल फीस। इन अदर वर्ड्स सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 राइट देता है ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल। कोई भी बंदा जाके इंस्पेक्शन कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करता है कि भैया आप पहले जाके इंस्पेक्शन लीजिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तब जाके आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए या ट्रांजैक्शंस कीजिए। बट पहले आप क्या कीजिए गाइस? आप पहले कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, समझना। अगर आज कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, तो ऐसा डीम्ड मान लिया जाता है कि वो बंदा कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ के आया है, समझ के आया है, एंड उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर लिखी है उससे उसको कोई इश्यू नहीं है, समझना। उससे उसको कोई इश्यू नहीं है। He is agree with all the terms and conditions. उसको कोई भी इश्यू नहीं है, समझना गाइस, ठीक है? उसको कोई भी इश्यू नहीं है। कौन? थर्ड पार्टी। जैसे कि सर एग्जांपल दो ना, जैसे कि आज सपोज कंपनी को लोन लेना है बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी को लोन लेना, राइट? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आउटसाइड पार्टी हुआ गाइस। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि अगर वो कंपनी को लोन दे रहा है
तो वो कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करके, सॉरी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़े एंड वो समझे। बिकॉज ये डॉक्ट्राइन के अंदर मैं आपको एक डॉक्ट्राइन नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आपको दो डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या पढ़ाऊंगा मैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव मतलब के ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा, समझना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब समझिए, ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि अगर कोई भी बंदा कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो वो कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ के आया है एंड उसको कंपनी की जो भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे उसको कोई भी इश्यू नहीं है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है उससे उसको कोई भी इश्यू नहीं है, राइट? ऐसा समझना पड़ेगा आप लोग को। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि सपोज गाइस आज कोई कंपनी है एंड ये कंपनी, लेट्स से, मैं आपको पहले, आप लिखिएगा इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोई कंपनी है गाइस, ये कंपनी को लोन चाहिए, ठीक है? अभी ये जो कंपनी है ना गाइस, ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नो नो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा लिखा था, ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा लिखा था कि व्हेनेवर कंपनी टेक्स लोन, जब भी कंपनी लोन लेगी, मतलब के कंपनी जब भी बोरोइंग करेगी, क्या करेगी गाइस? कंपनी बोरोइंग करेगी, तब जो बोरोइंग के कागजात बनेंगे, जो पेपर्स बनेंगे, उसके ऊपर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। क्या बोला? 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर वहां पे होना जरूरी। ऐसा कहां पे लिखा था? तो ऐसा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ था। मैंने बोला ना कि इंटरनल आप रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे बना सकते हो, राइट? सो आपने गाइस आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बात लिखी हुई थी। अभी हुआ यूं कि भैया कंपनी गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एंड एसबीआई को बोला है एसबीआई हमको लोन चाहिए, एंड कंपनी ने एसबीआई के साथ लोन अग्रीमेंट बनाया। इस लोन अग्रीमेंट पे सिर्फ एक सिंगल डायरेक्टर ने सिग्नेचर कर दी। अभी दूसरे डायरेक्टर को तो, कंपनी में टोटल 2 ही डायरेक्टर्स थे, दूसरे डायरेक्टर को तो पता ही नहीं था कि भैया ये बंदा इस तरह से लोन लेके आया है। समझना, एक डायरेक्टर ने लोन अग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया, एसबीआई को दे दिया। एसबीआई ने उसके बेसिस पे, समझना कैसे, एसबीआई ने उसके बेसिस पे 5 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। सिंगल डायरेक्टर ने ही वहां पे सिग्नेचर किया है, एसबीआई ने 5 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। वो जो बंदा था जिसने ये लोन लिया कंपनी के नाम पे, राइट, वो पैसा लेके भाग गया। वो ये जो सिंगल डायरेक्टर था, लेट्स से मिस्टर शाह, राइट, ठीक है, किसी का अपन को नाम नहीं लिखना है तो मिस्टर एक्स ही लिखते हैं, लेट्स से मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स वहां पे पैसा लेके भाग गया, राइट? अभी
ये मिस्टर एक्स पैसा लेके भाग गया गाइस, क्या मुझे बताइए, कंपनी इज लायबल टू रीपे, क्या कंपनी लायबल है रीपेमेंट करने के लिए टू एसबीआई? क्या कंपनी लायबल है रीपेमेंट करने के लिए, यस और नो? या फिर आप ऐसा लिख दो लायबल या नॉट लायबल, जो भी आपका आंसर हो वो आपको देना पड़ेगा गाइस। लायबल नॉट लायबल, कम ऑन गाइस फटाफट। ओनली 2% आर सेइंग लायबल, 3 4 4 जन बोल रहे हैं, 5 बाकी सब नॉट लायबल बोल रहे हैं। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे कंपनी की बिल्कुल भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? बिकॉज आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा था कि अगर कंपनी कोई भी लोन ले तो मिनिमम कितने जन की सिग्नेचर चाहिए उस लोन पेपर के ऊपर? 2 जन की। यहाँ पे लोन एग्रीमेंट पे कितने जन ने सिग्नेचर की थी? सिर्फ 1 जन। किसकी ड्यूटी है? एसबीआई की ड्यूटी। तो सर आपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में लिखा हुआ एसबीआई को कैसे पता चलेगा? बेटा वही तो पढ़ा है अभी कि भैया ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, ये एक बार आप आरओसी के साथ रजिस्टर्ड करवा दो ना, राइट, तो ये क्या हो जाता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा? इट इज द ड्यूटी ऑफ द एसबीआई कि भैया ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आरओसी के साथ रजिस्टर्ड है उसको पढ़े, उसकी रिक्वायरमेंट को समझे, राइट, कि भैया इसमें ऐसा लिखा है कि 2 जन की सिग्नेचर चाहिए, एसबीआई ने सिर्फ 1 ही जन की सिग्नेचर के बेसिस पे ये लोन दे दिया, उस बंदे ने वो 5 करोड़ रुपए जो कंपनी के अकाउंट में आए थे वो उठा के भाग गया। समझना गाइस, वो उठा के भाग गया। नाउ एसबीआई ने ये लोन देके गलती कर दी, राइट। अभी इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझना गाइस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ही ये होता है इस डॉक्ट्रिन में, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस गाइस, इसका मतलब ही है ये होता है कि इट इज अ डीम्ड नोटिस। हम ऐसा मान लेंगे कि भैया एसबीआई अगर बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो एसबीआई मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ के आया है कंपनी का, सिर्फ पढ़ के नहीं आया है, समझ के भी आया रे बाबा, राइट। और उसको मंजूर है रे, उसको बिल्कुल भी मंजूर है कि भैया राइट, उसको उसको सारी चीजें जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, अगर अदरवाइज अगर कुछ इसको एक ही जन की सिग्नेचर से अगर उसको लोन देना होता तो वो कंपनी के लिए ऑब्जेक्शन कहता ना, आप अपना मेमोरेंडम चेंज कीजिए या अपना आर्टिकल्स चेंज कीजिए। समझना गाइस, राइट। तो वो ड्यूटी है गाइस किसकी रे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो भी कंपनी को लोन देता है। हियर इन दिस केस एसबीआई ने क्या नहीं किया? कंप्लायंसेस नहीं किया, सो नो, कंपनी इज नॉट लायबल। यस गाइस, सो यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं है। समझना गाइस, बिल्कुल भी कंपनी यहाँ पे लायबल नहीं रहेगी। रीजन बीइंग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की प्रोविजंस को इग्नोर किया एंड उसको फॉलो नहीं किया। समझना, राइट, बिकॉज ये डॉक्ट्रिन ऐसा बोलता है कि आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी गाइस टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, make sure that his contract in conformity with the provisions, but whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the content of the document. देखो guys, इसमें भी assumption लगाया, right? This kind of presumptions notice is called constructive notice guys। ये अपना doctrine of constructive notice का ही पार्ट है, आप भी वहां पे लिख सकते हो। ये भी एक सिद्धांत है गाइस कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक सिद्धांत है कि भैया जो आउटसाइडर है, जो कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, वो सब कुछ पढ़ के आया है, राइट, एंड समझ के आया है। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अगर मीनिंग देखेगा इस, तो यहाँ पे दे रखा है, बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मेंट whether a person read the documents or not, he is presumed to have knowledge of the content of the document। इवन हम ये भी मान रहे हैं कि उसके पास क्या है गाइस, नॉलेज है, राइट, ये डॉक्यूमेंट्स को रीड करने का।
he is not only presumed to have read the documents guys, अपन सिर्फ इतना प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं कि उसने डॉक्यूमेंट रीड किया है, बट हम ये भी वहां पे मान रहे हैं कि उसने ट्रू नेचर में इस प्रोविजन को समझा है एंड वो उसको कंप्लाई करेगा। मतलब कि एसबीआई को सिर्फ रीड करने की ड्यूटी नहीं है, रीड करने के बाद फॉलो भी करना है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि इसके अंदर क्या लिखा है। ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानता है गाइस। सो एवरी थर्ड पार्टी जो कंपनी के साथ डीलिंग करती है, समझना राइट, उसकी ये ड्यूटी है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को पढ़े एंड समझे, देन एंड देन ओनली अगर उसको टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड है जो अंदर लिखी हुई है उसको कंप्लाई करते हुए आप कंपनी के साथ डील करें। समझना गाइस, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी not only has the constructive notice of the memorandum and articles but also all other relevant documents। समझना गाइस, उसके पास बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी, बिकॉज ऐसे मैंने बोला कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है ना गाइस, राइट, एमसीए वेबसाइट, यहाँ पे आपको कंपनी का पूरा चिट्ठा मिल जाएगा। कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, अवेलेबल। कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसका डेटा चाहिए, अवेलेबल। कंपनी ने कितना लोन लिया है, अवेलेबल। कंपनी ने कौन सी बैंक से लोन लिया है, अवेलेबल। कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया है या जो भी है, इट इज अवेलेबल। एवरीथिंग इज अवेलेबल जस्ट बाय पेइंग 100 रुपीज। बार बार हर एक डॉक्यूमेंट के लिए 100 रुपए से, नो नो, only one time 100 rupees payment and you can download all the data of companies right from the ministry website। एक कंपनी का 100 रुपया। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिलायंस के साथ ट्रांजैक्शंस करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, आप थर्ड पार्टी हो, रिलायंस के सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करो, एनालिसिस करो, देन वहां पे फाइट करो। So every person guys dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and the articles but also all other relevant documents such as special resolutions भी वहां पे available है guys, which are required to be registered, which are required to be registered with the registrar। Thus if a person enters into a contract, अगर कोई पर्सन गाइस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, if person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum or outside the authority of director। समझना गाइस क्या बोला, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है which is beyond the power of the company, अभी कंपनी के पास पावर ही नहीं है, राइट। आज जोमेटो ने, समझना गाइस, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आज जोमेटो ने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि भैया हमको सीमेंट परचेज करना है। आप हमको, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को बोला कि आप हमको होलसेलर बना दो, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप हमको प्रोवाइड करेंगे और हम आगे बेचेंगे। क्या बेचेंगे? सीमेंट। घर घर जाके हम सीमेंट बेचेंगे। जोमेटो की एप्लीकेशन के ऊपर किसी का भी अगर ऑर्डर आएगा, हम उसको सीमेंट डिलीवरी करने के लिए जाएंगे, राइट, और हम ये पब्लिक को बेचेंगे। इन दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जोमेटो ने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए का उधारी पे सीमेंट परचेज किया। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने कुछ भी देखे बिना जोमेटो को 100 करोड़ का उधारी पे सीमेंट दे दिया। समझना कैसे, क्या जोमेटो के पास सीमेंट बेचने का पावर है? The आंसर इज नो। 10 समझना है, यहाँ पे क्या लिखा, अब समझिए, इस प्रोविजन को समझिए। इफ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे पर्सन कौन है? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। उसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया रे? जोमेटो के साथ। जोमेटो के पास पावर है? नहीं है। एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम एंड आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के पास उसकी अथॉरिटी नहीं है और ना ही जोमेटो के पास इसकी अथॉरिटी है, राइट। As per the memorandum articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company। अभी पैसा वसूल करने का अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के पास एक भी जरिया, राइट, अभी इसने ये जो भी काम किया है गाइस, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया है। समझना गाइस, राइट। सो नाउ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स।
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स, उसको कोई राइट नहीं मिलेगा गाइस अगेंस्ट द कंपनी। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो यहाँ पे उसको कोई भी राइट नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ये क्या है रे, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है भैया इट इज द ड्यूटी ऑफ द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन रहेगा हमारा? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। इसका ड्यूटी था ना भाई, पढ़ के आए, अभी वो पढ़ के नहीं आया, इसमें हम क्या करें? राइट, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिंपली यही बोलता है कंपनी के साथ कोई भी पर्सन, चाहे सप्लायर हो, बैंक हो, कोई भी छोटे से छोटा पर्सन भी क्यों ना हो, अगर वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसा डीम्ड मान लिया गया है कि वो बंदा जो आउटसाइडर है वो कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल्स पढ़ के आया है, समझ के आया है, एंड उसको वो सारी चीजें मंजूर है जो अंदर लिखी है। इट इज व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें अगर आपको कोई डाउट है गाइस, देन प्लीज आस्क। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अगर आपको कोई डाउट है गाइस, then I'm allowing you people to, you can speak, you can raise your hand and can speak. Doctrine of constructive notice ये किसके फेवर में था एंड किसके अगेंस्ट में था? कंपनी के फेवर में था, हम कह सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। यस, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था गाइस, ये कंपनी के फेवर में है, एंड कैन आई से दैट आउटसाइडर के अगेंस्ट में है? यस सर। नो यस, आउटसाइडर के अगेंस्ट में है। क्यों? बिकॉज आउटसाइडर को वहां पे इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, आउटसाइडर को नुकसान हो रहा है। समझना गाइस, आउटसाइडर को इससे क्या हो रहा है गाइस? नुकसान हो रहा है कि अगर वो लोग पढ़ के नहीं गए तो फिर लोचा हो सकता है। अभी ठीक इसका पूरा उल्टा एक हम डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं गाइस, जिसको हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है? क्या बोलता है ये डॉक्ट्रिन? ये डॉक्ट्रिन है ना गाइस, ये कंपनी के, समझना, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी के अगेंस्ट में है, एंड ये आउटसाइडर के फेवर में है। कंपनी के अगेंस्ट में है बट आउटसाइडर के फेवर में है। क्या बोलता है वैसे ये डॉक्ट्रिन जो है इंडोर मैनेजमेंट? सो गाइस, ये जो डॉक्ट्रिन है ना इंडोर मैनेजमेंट, इट सेज, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये ऐसा बोलता है कि भैया ये जो बैंक है, राइट, ये बैंक है, मैं आपको एग्जांपल से ही पहले समझाऊंगा। ये बैंक ने, उसी एग्जांपल जो हमने ऊपर चालू किया था, बैंक ने कंपनी को लोन दिया, ₹5 करोड़ का, ठीक है? ये 5 CR का लोन दिया। अभी कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर ऐसा लिखा था, आर्टिकल्स के अंदर ऐसा लिखा था कि ये जो लोन अग्रीमेंट होगा ना, लोन अग्रीमेंट shall be signed by at least 2 director। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर को इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा गाइस? सिग्नेचर करना पड़ेगा, तब जाके ये वैलिड होगा। अभी बैंक ने, ऐसा मान लेते हैं कि बैंक ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ा था, कंपनी का सिंगल डायरेक्टर, कंपनी का जो सिंगल डायरेक्टर था, वो सिंगल डायरेक्टर, समझना गाइस, कंपनी का जो सिंगल डायरेक्टर था गाइस, ठीक है, वो गया बैंक के पास। जो कंपनी का सिंगल डायरेक्टर था, उसने
सिंगल डायरेक्टर ने साइन किया एंड लोन एग्रीमेंट बैंक को दे दिया। बैंक ने तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ा था, उसके अंदर तो ऐसा लिखा था 2 जन की सिग्नेचर चाहिए। बैंक ने बोला भाई ये नहीं चलेगा, ये ले जाओ, 2 जन की सिग्नेचर लेके आओगे तभी जाके हम आपको लोन देंगे। आपका लोन अप्रूव कर दिया है हमने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट है, आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है, बट आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा बोलता है कि 2 जन की सिग्नेचर चाहिए। एंड ये जो हमने पेपर आपको भेजा है लोन एग्रीमेंट, इस लोन एग्रीमेंट पे, ठीक है, यहाँ पे 1 जन ने ही सिग्नेचर किया है, आप यहाँ पे दूसरे डायरेक्टर का भी सिग्नेचर करके आओ, समझना, ठीक है। सो यहाँ पे सचिन ठक्कर ने सिग्नेचर कर दिया था, बट दूसरे डायरेक्टर ने सिग्नेचर नहीं किया था, बैंक ने मेरे को वापस भेजा ना, मैं वो पेपर लेके वापस आया एंड यहाँ पे घर आके मैंने दूसरे डायरेक्टर की यहाँ पे सिग्नेचर कर दी। घर आके दूसरे डायरेक्टर की सिग्नेचर कर दी। अब ये पेपर्स मैंने बैंक को सबमिट कर दिया एंड बैंक को बोला कि हे बैंक, अब तो सिंगल डायरेक्टर ने नहीं, दोनों डायरेक्टर ने सिग्नेचर किया है, अब तो तू मेरे को लोन दे दे। एंड बैंक ने ये लोन दे दिया। नाउ टेल मी, अभी मैं ये पैसा लेके भाग जाता हूं, मैं सचिन ठक्कर ये पैसा लेके, बैंक कंपनी में पैसा आया, कंपनी से उठाया एंड मैं छू हो गया। नाउ whether बैंक इज इन फॉल्ट, क्या बैंक कोई फॉल्ट में है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन बैंक रिकवर अमाउंट फ्रॉम कंपनी? अभी मेरे को बताइए गाइस, क्या बैंक का कोई फॉल्ट है इस केस के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब मुझे फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर दीजिए गाइस। फर्स्ट में यस और नो, सेकंड में यस और नो। एक ही मैसेज में 2 आंसर देना है गाइस, सो दैट मेरे को पता चले। अच्छा, कोई तो ऐसा भी लिख रहा है, पता नहीं कैसे, कि बैंक फॉल्ट में भी है एंड बैंक रिकवर भी कर रहा है, दोनों में यस यस। हाउ इज इट पॉसिबल यार? यस गाइस, जिसने भी आंसर ये दिया है, क्या बैंक फॉल्ट में है? द आंसर इज नो। क्या बैंक रिकवर कर सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है। अभी कोई ऐसा बोलेगा सर बैंक को उस पर्सन को बुला के फेस टू फेस सिग्नेचर करवाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट ऐसा सब कुछ मेमोरेंडम आर्टिकल्स में नहीं लिखा था कि 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो तो ही बैंक साइन करवाए और तो ही वहां पे दे, राइट? सो इट इज पॉसिबल गाइस कि कंपनी का कोई पर्सन है, ठीक है, उसने दोनों डायरेक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी का कोई पर्सन ही लेके गया है, दोनों डायरेक्टर कंपनी में है, उसने सिग्नेचर करवा के, बिकॉज बैंक ऐसा तो है नहीं किसी पर्सनल पर्सन को लोन दे रही है, वो तो सीधा किसके खाते में लोन देगी? कंपनी के खाते में ही लोन देने वाली है, समझिए बस, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि वो पर्सनल पार्टी को पैसा दे दिया, राइट? तो आप वो पैसा तो कंपनी के अंदर ही जाने वाला है। बट जो रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर, वो वहां पे फुलफिल हो रही है। 2 जन की सिग्नेचर चाहिए, यस, सिग्नेचर है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट अगर सचिन ठक्कर ने, ये जब बैंक ने रिजेक्ट किया ना कि भैया एक ही जन की सिग्नेचर है, तो मैंने बैंक मैनेजर के सामने ही बोला, बताइए ना दूसरे जन की सिग्नेचर कहां पे करने की? यहाँ पे करने की। ये लो सिग्नेचर, खत्म, ये लो 2 जन की सिग्नेचर हो गई। मैंने बैंक के सामने ही दूसरे डायरेक्टर की साइन करके उनको पेपर दे दिया। नाउ टेल मी, क्या बैंक फॉल्ट में है? दूसरा, क्या बैंक पैसा रिकवर कर सकती है? अभी पूरा आंसर, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, नो का यस हो गया, यस का नो हो गया, समझना गाइस।
ये नो का क्या हो गया, यस, एंड ये यस का क्या हो गया, नो हो गया। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड अब की बार ब्लैक कलर, मोदी सरकार नहीं बेटा, बहुत हुआ। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं गाइस, मेमोरेंडम के अंदर ऐसा लिखा था, मेमोरेंडम के अंदर ऐसा लिखा था कि द लोन एग्रीमेंट शैल बी साइंड बाय 3 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर था गाइस, ये डायरेक्टर वहां पे सिंगल डायरेक्टर पेपर्स लेके गया, बैंक ने बोला ये नहीं चलेगा, जाओ बाकी के लोगों की सिग्नेचर लेके आओ। वो आया घर पे, उसने दूसरे डायरेक्टर को कन्विंस किया, सिग्नेचर करवाया, एक्चुअली में करवाया। अभी 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर है। तीसरा डायरेक्टर जो है ना गाइस, तीसरा डायरेक्टर, ये 3rd डायरेक्टर एंड ये 2 डायरेक्टर्स, समझना, इन दोनों के बीच में बोलने के संबंध नहीं है, नॉट हैविंग टॉकिंग टर्म्स, इनके बोलने के संबंध नहीं है। मतलब ये 2 डायरेक्टर का एक अलग से ग्रुप है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का, एंड मिस्टर सी का अलग से ग्रुप है, समझना। अभी आर्टिकल्स में लिखा हुआ था लोन एग्रीमेंट शैल बी साइंड बाय 3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 3 जन का सिग्नेचर वहां पे होना जरूरी है, एंड सिग्नेचर सिर्फ किया है 2 जन ने। नाउ टेल मी, पहले 1 जन ने ही किया था, फिर बैंक ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, सिग्नेचर करवा के लाओ, एक और जन की करवा के लाए, है ना। अब यहां पे 2 जन की सिग्नेचर है, बैंक ने लोन दे दिया। नाउ टेल मी, क्या बैंक फॉल्ट में है, यस और नो? क्या बैंक पैसा रिकवर कर सकता है? यस गाइस, बैंक फॉल्ट में है, द आंसर इज यस। क्या रिकवर हो सकता है? अभी नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज कंस्ट्रक्टिव नोटिस का आपने कंप्लायंस नहीं किया है। 2 डायरेक्टर का तीसरे के साथ बोलने का संबंध नहीं है। अरे तेल लेने गया, पहले आप ये देखिए आपने कितने कंप्लायंस किए हैं आउटसाइडर, क्या आपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कंप्लायंस किया है? पहले ये चीज देखने को बनता है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अगर आपने कंप्लायंसेस किया होगा तो डेफिनेटली आप वहां पे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इंडोर मैनेजमेंट है, कैसे समझना है? इंडोर मैनेजमेंट, ये सिचुएशन जो हमारा ये वाला था गाइस, कि जिसमें बैंक ने पहले रिजेक्ट किया और बैंक ने बोला दूसरे डायरेक्टर की सिग्नेचर लेके आओ, एंड व्हाट सचिन ठक्कर डज, तो सचिन ठक्कर ने, मैंने 2nd डायरेक्टर का सिग्नेचर कर लिया था, राइट, मैंने खुद कर लिया था। इससे बैंक को कोई लेना देना है कि मैंने सिग्नेचर किया या किसी और को किया, राइट। सचिन ठक्कर का दूसरे डायरेक्टर के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं था, समझना। तो वहां पे बैंक क्या बोलता है पता है, कि देख भाई हम तो क्या फॉलो करेंगे, आर्टिकल्स, समझना। अभी आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर के बोलने के संबंध है नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनसाइड द डोर, कंपनी के अंदर, दरवाजे के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम कहां देखने आए? हम आपकी कंपनी में क्या कभी भी आए हैं? क्या हम रोज आके बैठते हैं? क्या हमको मालूम है कि सचिन ठक्कर एंड दूसरा डायरेक्टर उनके टॉकिंग टर्म्स है या नहीं? समझना, इंडोर मैनेजमेंट समझो, उसका मीनिंग समझो। इंडोर मतलब कि दरवाजे के अंदर के साइड क्या चल रहा है वो हमको कहां मालूम है? वो हमको नहीं मालूम है कि ये सिग्नेचर किसने किया, फ्रॉड किया है, नहीं किया है। हाँ, अगर जो दूसरा डायरेक्टर था ना, उसने कंपनी को एडवांस में बता दिया है, समझना, जो दूसरा डायरेक्टर है उसने कंपनी को, या कंपनी ने ही बैंक को बता दिया है कि भैया सचिन ठक्कर का एंड दूसरा डायरेक्टर है, उनका बोलने का संबंध नहीं है। सो अगर
जब तक हम दोनों पर्सनली आपके सामने प्रेजेंट ना होना, तब तक आप एक भी रुपया कंपनी के नाम पे इश्यू मत करना। ऐसा क्लियरली मेल कंपनी ने दे दिया है बैंक को। बैंक फिर भी अगर उसको नजरअंदाज करे एंड अगर पैसा दे दे, तो क्या यहाँ पे बैंक पैसा रिकवर कर पाएगा? बैंक जानता है कि कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर के बोलने के संबंध नहीं है, बैंक को ये इंटीमेशन दे दिया गया है राइटिंग में, फिर भी बैंक लोन देता है, तो क्या बैंक रिकवर कर पाएगा? एंड द आंसर इज क्लियरली नो, बिकॉज ये सब कुछ सर आपने तो बोला कि ये डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट, ये तो सर आउटसाइडर के फेवर में है। हाँ बेटा, आउटसाइडर के फेवर में, जब आउटसाइडर को इस चीज का पता नहीं है कि भैया दरवाजा जो है ना, ये दरवाजे के अंदर के साइड अगर दो डायरेक्टर के बीच में लड़ाई चल रही है, राइट, अगर आउटसाइडर को पता हो ना, तो आउटसाइडर इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। उसको मालूम है रे बाबा कि इनसाइड द डोर मैनेजमेंट नहीं है, राइट, मिसमैनेजमेंट चल रहा है, ये उसको वहां पे मालूम होना जरूरी है। समझना, ये उसको वहां पे मालूम होना जरूरी है। अगर वो उसको नहीं मालूम है, तो अगर वो उसको नहीं मालूम है, समझना गाइस, इसको नहीं मालूम है बैंक को, राइट, बैंक को बताया ही नहीं है, तो वहां पे ये डॉक्ट्रिन उनके फेवर में काम करेगा। बट ये तभी काम करेगा जब आपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कंप्लायंस किया हो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? आप मेमोरेंडम पढ़ के गए हो, आर्टिकल्स पढ़ के गए हो, समझ के गए हो, एंड यू आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस, एंड आउटसाइडर्स सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। समझना गाइस, ये दोनों डॉक्ट्राइन मेरी ओर से खत्म हो गए। अभी जस्ट आपको ये रीड ही करना है, मैं आपको रीड करके भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया आपने इनसे, राइट, अपन पढ़ेंगे। बट यस, ये मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाने का ट्राई किया कि ये डॉक्ट्रिन क्या बोलना चाहता है गाइस। इसको अभी आगे अपन डिस्कस करते हैं। क्या बोला? द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is the exception of doctrine of constructive notice। exceptions मतलब कहने से पूरा उल्टा चलता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में है, इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में है, राइट। क्या बोला इसने? The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company, right। हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऐसा नहीं बोलता है कि भैया कंपनी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कौन से डायरेक्टर के साथ कौन से डायरेक्टर को झगड़ा है, किसकी बीवी भाग गई है, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, आउटसाइडर्स को क्या ये इतनी पर्सनल बातें भी पता होगी? किसका झगड़ा चल रहा है, दो डायरेक्टर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, ये सब नहीं पता होगा। और ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता भी नहीं है। वो तो सिर्फ इतना बोलता है कि भैया जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है वो पढ़ो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करो, अगर आप कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहते हो। इंटरनल अफेयर्स के बारे में उसने नहीं बोला है। फॉर इंस्टेंस, इफ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय द, समझना गाइस क्या लिखा? इफ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, or an outsider is entitled to assume that all the formalities, outsider क्या बोलता है? For doing that have been observed. This can explain with the help of landmark case, the Royal British Bank and Turquoise versus Turquoise. This doctrine जो है गाइस इंडोर मैनेजमेंट, उसको टर्क्वेंट रूल्स के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ये उसका दूसरा नाम है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है गाइस, इसको टर्क्वेंट रूल भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे इस डॉक्ट्राइन को फाइंड आउट किया गया था। अगर आपको इंस्टीट्यूट टर्क्वेंट रूल एक्सप्लेन कीजिए ऐसा पूछता है, सो गाइस शॉक में नहीं आने का, राइट, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लिख देने का, ठीक है। क्या बोलता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? ये रूल क्या बोलता है, ये इसको हम समझते हैं गाइस। मिस्टर टर्क्वेंट, अभी जो मैंने आपको जिस हिसाब से स्टोरियां बताई ना, कुछ वैसी स्टोरी यहाँ पे भी थोड़ी बहुत है। मिस्टर टर्क्वेंट was the official manager of the insolvent Cameron's कोलब्रुक सिस्टम। समझना कैसे? कंपनी था, राइट, उसका वो मैनेजर था। मैनेजर बोले तो लिक्विडेटर था, कि जो कंपनी को जब कंपनी उठी जाए ना त्यारे लिक्विडेटर अपॉइंट था ना, राइट। ठीक वैसे ही गाइस यहाँ पे ये ऑफिशियल मैनेजर था टर्क्वेंट। कॉल एंड स्वेंसिया, राइट, लफर रेलवे कंपनी, ये कंपनी का नाम है, फॉरेन की कंपनी का।
it was incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844. The company had given a bond of rupees 2000 pound to Royal British Bank. क्या किया था गाइस, कंपनी ने एक बॉन्ड किया था $2000 का, 2000 पाउंड का रॉयल ब्रिटिश बैंक के साथ, which secures the company's drawings on its current account. The bond was under the company's seal, signed by 2 directors. ये जो बॉन्ड था ना गाइस, जो बैंक के साथ किया था, 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर था, सेक्रेटरी का सिग्नेचर था. When the company was sued, जब कंपनी के ऊपर केस हुआ, it alleged that under its registered deed of the settlement, the directors only had power to borrow up to an amount authorized by the company resolution. Right? जब केस फाइल हुआ तब वहां पे पता चला कि भैया डायरेक्टर के पास तो उतना ही पावर है जितना रेजोल्यूशंस के अंदर लिखा हुआ है. A resolution had passed but not specifying how much the directors could borrow. और उन्होंने क्या किया गाइस, समझना, उन्होंने क्या किया है, रेजोल्यूशन पास तो किया बट अभी उसको अंदर ये नहीं लिखा कि भैया कितना बोरोइंग कर सकते हैं. समझना, मैं फिर से आपको पूरा स्टोरी समझाता हूँ गाइस. मिस्टर टर्कवेन था, लिक्विडेटर था, ठीक है, जो कंपनी को लिक्विडेट करवाता था. एक कंपनी थी गाइस फॉरेन की जो 1844 जॉइंट स्टॉक कंपनीज के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई थी. कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड का बॉन्ड दे रखा था जो सिक्योर था कंपनी के ड्रॉइंग्स में, कंपनी के करंट अकाउंट्स में. कंपनी के ऊपर साइन था, 2 डायरेक्टर की, एक सेक्रेटरी की सिग्नेचर्स थी, सब कुछ था. जब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया, बैंक ने मतलब आउटसाइडर ने, ठीक है, बैंक मतलब आउटसाइडर ने, ये आउटसाइडर ने गाइस क्या किया है, समझना, एक ही मिनट. ये जो गाइस आउटसाइडर है, आउटसाइडर मतलब बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक. ये रॉयल बैंक ने कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया है कि भैया मेरे 2000 पाउंड का आपने बॉन्ड दे रखा है तो मेरा पैसा दीजिए. अभी कंपनी ने क्या बोला पता है, व्हाट कंपनी सेज, व्हाट कंपनी सेज कि देख भाई तूने है ना कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया. बैंक बोलता है कैसे, कि कंपनी ने बोला कि भैया देख कंपनी है ना उतना ही बोरोइंग कर सकती है जिसका उसको रिजोल्यूशन पास किया हो ना, उस रिजोल्यूशंस के अंदर ऑथोरिटी हो, एट उतना ही बोरोइंग कंपनी कर सकती है, उससे ज्यादा बोरोइंग कंपनी नहीं कर सकती. ऐसा कंपनी ने आरोप लगाया. जब रॉयल ब्रिटिश बैंक अपना पैसा वापस करने के लिए केस फाइल करता है तब कंपनी ने ऐसा आरोप लगाया कि भैया कंपनी तो उतना ही बोरोइंग कर सकती है जितना ऑथोरिटी उसके रिजोल्यूशंस ने उसको दिया हो. अभी रिजोल्यूशंस जाके देखा तो रिजोल्यूशंस के अंदर कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ था कि कंपनी कितना बोरोइंग कर सकती है. अभी मुझे बताइए इसमें कोई रॉयल ब्रिटिश बैंक का कोई भी गुनाह है क्या? क्या रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कोई वायोलेशन किया है? टेल मी, इज देयर एनी वायोलेशन मेड बाय द रॉयल ब्रिटिश बैंक? द आंसर इज नो, राइट? यस कैसे गाइस? रॉयल ब्रिटिश बैंक को मेमोरेंडम पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, रिजोल्यूशंस के अंदर क्या लिखा है वो तो कंपनी का इंटरनल मैटर है. कितनी अथॉरिटी दी है वो कंपनी का इंटरनल मैटर है. इनसाइड द डोर आपने कितना रिजोल्यूशन पास किया वो बैंक को कैसे मालूम होगा? समझे गाइस? आपने किसी डायरेक्टर को अथॉरिटी दी है या ऐसा कुछ भी दिया है, राइट, वो बैंक को कैसे मालूम होगा? समझना गाइस, ठीक है. सो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, हेल्ड इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड so the royal bank could enforce the terms. He said the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolutions allowed. Articles of association were registered with the company's house, so there was constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because there were not registrable, right? Because ये
आपने आरओसी के साथ फाइल ही नहीं किया है। द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग। कंपनी ने इंटरनली कितना अथॉरिटी दिया है ये आपने आरओसी के साथ फाइल किया हो और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो या फिर आपने अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखा हो तो रॉयल बैंक वहां पे पिक्चर में आ सकती है कि वो फॉल्ट में है। बट आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसा लिखा है कि कंपनी 2000 पाउंड तक बोरोइंग कर सकती है, समझना। ठीक है, फिर आप रिजोल्यूशन पास करते हो कि भले ही आर्टिकल्स में 2000 पाउंड लिखा है बट हम अथॉरिटी हमारे डायरेक्टर को दे रहे हैं कि आपको 1000 पाउंड तक बोरोइंग करने का। तो आपका रेजोल्यूशन अगर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ना हो तो कंपनी को कैसे पता चलेगा, बैंक को कैसे पता चला, रॉयल ब्रिटिश बैंक को कैसे पता चलेगा कि भैया आपने 2000 नहीं बट उसमें आपने कट किया है और आपने सिर्फ 1000 पाउंड का ही अथॉरिटी दिया है। आपका वो इंटरनल मैटर है कि भैया आपने 1000 पाउंड का ही अथॉरिटी सीमित रखा है फॉर द टाइम बिंग। वो भला आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा? पागल हो गए हो क्या? हे कंपनी वाले, आप लोग पागल हो गए हो क्या? हमको आपके इंटरनल वर्किंग्स में आपने $1000 तक ही पावर सीमित रखा है। हाउ कुड वी नो बीइंग एन आउटसाइडर? हमको तो सिर्फ इतना मालूम होगा जितना वेबसाइट के ऊपर होगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है रे बाबा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है आउटसाइडर को उतना मालूम होना चाहिए जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। अभी आपने रेजोल्यूशन पास किया है बट वो तो आपने अपलोड ही नहीं किया है। हाउ कुड वी नो? समझना गाइस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल। द कंपनीज इंडोर अफेयर्स, कंपनी के जो दरवाजे के अंदर चल रहे अफेयर्स है वो कंपनी का प्रॉब्लम है, आउटसाइडर को उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल, एंड दैट्स व्हाई रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जो 2000 पाउंड का बॉन्ड लिया है वो डेफिनेटली वैलिड है एंड रॉयल ब्रिटिश बैंक उस हिसाब से ये पैसा रिकवर कर सकती है। आपने रिजोल्यूशन पास करके अगर कोई अथॉरिटी दी है डायरेक्टर को विच इज लेस देन 2000 पाउंड तो वो आपको बैंक को बताना चाहिए था। अगर आपने बैंक को नहीं बताया है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है गाइस कि वो डाउनलोड करके हमको पता चले। आपने उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है, राइट? अगर आपने वो बैंक में आरओसी में फाइल किया होता और वो सारी चीजें होती तो हम सब समझ सकते थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दैट्स व्हाई ये चीज पॉसिबल नहीं। एक्सेप्शंस, इसके एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें गाइस, thus you will notice the aforesaid rule of indoor management and guys is important to person dealing with the company through the directors and other persons, they are entitled to assume that कि भैया कंपनी के अंदर सब बराबर चल रहा है। हम क्यों ऐसा गलत सोचे कि नहीं नहीं कंपनी के पास तो कुछ रिजोल्यूशन पास किया होगा ना तो उसमें इतने सारे पावर थोड़ी दिया होगा। हम ऐसा क्यों समझे जब तक कंपनी ना बताए, राइट? हम तो ऐसा ही मान लीजिए भैया यस वो लोग जो काम कर रहे हैं वो विद इन द पावर है, विद इन द अथॉरिटी है एंड एकदम सब कुछ प्रॉपर है इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ द अपीरियंट अथॉरिटी। सिंपल, so long as an act is valid under the articles if done in a particular manner. An outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required, right? वो definitely वहां पे assume कर सकता है कि भैया जिस हिसाब से चीजें होनी चाहिए थी उसी हिसाब से हुई है, राइट? जो भी वहां पे हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है ऐसा वहां पे वो डेफिनेटली मान सकता है, ठीक है? बट जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बैंक को पहले से बता दिया हो कि बैंक हम दोनों के बीच में बोलने के संबंध नहीं है एंड तू हम दोनों में से कोई भी जब तक हम दोनों प्रेजेंट ना होना तब तक तू लोन मत देना। अब कहने से दैट बैंक इज अवेयर कि भैया कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, राइट? तो फिर अगर फिर भी बैंक दे दे, बैंक इज नोइंग अबाउट द एक्चुअल इरेगुलरिटी जो कंपनी के अंदर चल रही है। बैंक को ये भी पता था जो रिजोल्यूशन आपने रिजोल्यूशन है गाइस, यहाँ पे अगर कंपनी ने ऑलरेडी रॉयल बैंक को ये अगर इफ हो, ये ऐसा हुआ नहीं था बट अगर कंपनी ने रॉयल बैंक को ये जो रिजोल्यूशन पास किया था ना
इस रिजोल्यूशंस को ईमेल कर दिया था एंड इसके अंदर ऐसा लिखा था कि भैया हमने 1000 पाउंड के लिए ही अलाउ किया है, ठीक है। एंड फिर भी अगर रॉयल बैंक 2000 पाउंड का लिमिट दे दे एंड लोन दे दे, क्या अब कंपनी फॉल्ट में है? क्या अब कंपनी फॉल्ट पे है? द आंसर इज नो, कंपनी अब फॉल्ट में नहीं है। क्यों? बिकॉज रॉयल बैंक जो आउटसाइडर है गाइस, ये आउटसाइडर के पास अभी नॉलेज है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में कितना पावर है। इस रॉयल बैंक को ये मालूम है कि भैया कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर के बीच में बोलने के संबंध नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम उतना ही राइट, और 2 जन आ जाए जब तक, तब तक हम वहां पे इस लोन को पास ना करें, ठीक है। क्या बोला? द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularity। जो बंदा, मतलब हमारे केस में बैंक है, राइट, अगर उसके पास नॉलेज है कि भैया कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है और किसी ने बता भी दिया है उसको कि ये गड़बड़ी चल रही है, तो अब वहां पे वो ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई बात नहीं, फिर भी हमको तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सहायता देगा, राइट, हम तो पैसा दे देते हैं, हम तो ऐसा बोल देंगे कि हमारे पास नॉलेज नहीं था। अरे भैया तेरे पास नॉलेज है, ईमेल बोलता है कि तेरे को बताया गया है, राइट। अब वो मुकर नहीं सकता। ठीक है, ऐसा एक केस हुआ था गाइस, ये केस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इन हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट लॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, where the directors could not define, क्या लिखा, the issue of debentures to themselves because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting which they had not obtained। क्या बोला गाइस यहाँ पे? इसने बोला कि भैया डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकते, could not define the issue of debentures to themselves। हाँ, डायरेक्टर क्या बोल रहा है पता है? इसमें हुआ था यू कि भैया कंपनी ने, मैं आपको पूरा केस बताता हूं गाइस, कंपनी ने डायरेक्टर से पैसा लिया एंड डायरेक्टर को डिबेंचर इश्यू किया। समझना, कंपनी ने अपने ही डायरेक्टर से पैसा लिया रे बाबा, और क्या इश्यू किया? डिबेंचर। अभी कैन आई से दैट ये जो पैसा कंपनी ने लिया ना, ये कैपिटल नहीं है। अगर आप डिबेंचर इश्यू करते हो ना गाइस, तो ये बोरोइंग कहलाता है, ये आप लोग को मालूम है। अगर कंपनी बोरोइंग, अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो डिबेंचर से इश्यू किया गया पैसा बोरोइंग कहलाता है। अगर आप शेयर्स इश्यू करते हो तो ही कैपिटल के अंदर जाता है, अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं गाइस? अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं, बोरोइंग बोलते हैं। अभी कंपनी ने ये बोरोइंग किया है, समझना। बोरोइंग के लिए ना कुछ लिमिट होती है गाइस। कंपनी ने एक रिजोल्यूशन बनाया था बोरोइंग के लिए एंड लिमिट रखी थी कि भैया कंपनी कैन बोरो अप टू 1 करोड़ रुपीस। क्या बोला था? कि भैया कंपनी 1 करोड़ रुपए तक का बोरोइंग कर सकती है। समझना, ये कंपनी ने रिजोल्यूशन के अंदर पास किया था। अभी कंपनी ने अपने डायरेक्टर से 3 करोड़ रुपए का बोरोइंग कर लिया। कितना बोरोइंग कर लिया? 3 करोड़ रुपए का। एंड 3 करोड़ के क्या इश्यू किए? डिबेंचर्स। समझना, अभी कंपनी ने डायरेक्टर को बोला हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो ट्रांजैक्शंस हुआ वो कंपनी ने बियॉन्ड द पावर जाके किया है। कैसे किया है? बियॉन्ड द पावर जाके। डायरेक्टर बोलता है कि भैया, डायरेक्टर क्या बोलते हैं पता है? डायरेक्टर ने बोला कि भैया आपने इंटरनली क्या रिजोल्यूशन पास किया कि आप कितना बोरोइंग कर सकते हो, वो हमको थोड़ी पता है, हम तो आउटसाइडर।
क्या कंपनी के ही डायरेक्टर आउटसाइडर है? क्या वो लोग इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं? क्या कंपनी के डायरेक्टर ऐसा बोल सकते हैं कि भैया कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में हमको कैसे मालूम? कंपनी के ही डायरेक्टर क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हमको क्या मालूम आपने किसको अथॉरिटी दी है, किसको अथॉरिटी नहीं दी है? अब हमको क्या मालूम कि आपने कितना बोरोइंग पावर रखा है? क्या ऐसा डायरेक्टर बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये कंपनी को चलाता कौन है? यही डायरेक्टर्स। पैसा किसने दिया है कंपनी को? यही डायरेक्टर्स। ये रिजोल्यूशन किसने पास किया है? यही डायरेक्टर ने। ये पैसा देने वाला कौन है? वही का वही डायरेक्टर। मतलब तो यही डायरेक्टर अपन को क्या बोलता है? अरे बाबा, अरे मेरे को मालूम ही नहीं है कि कंपनी ने कितना रिजोल्यूशन, कंपनी वो तो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमको कैसे मालूम? और हमको पता भी नहीं करना है। अरे भाई, तू कंपनी का ही बंदा है और तू ही आउटसाइडर है, सो तेरे पास तो नॉलेज है। एंड जब ये कानून क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक्चुअल नॉलेज है, अगर आपके पास एक्चुअल नॉलेज है तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये तो बाबा एक्सेप्शंस के अंदर जाएगा रे, ये एक्सेप्शंस के अंदर जाएगा। एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर आप फॉल होते हो। यहां पे आपको बेनिफिट नहीं लेने देंगे हम, ठीक है? क्यों? बिकॉज आपके पास तो नॉलेज था। यस, राइट। सो कंपनी को तो डायरेक्टर हैंडल कर रहा है। व्हेन द डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्व्स बिकॉज दे शुड हैव नोन, उनको मालूम है रे, द एक्सटेंट टू विच द लेंडिंग वर मनी टू द कंपनी। उसको मालूम था कि भैया कितने तक ये कंपनी बोरोइंग कर सकती है, राइट? रिक्वायर्ड द असेंट ऑफ द जनरल मीटिंग व्हिच दे हैव नॉट ऑप्टेड, राइट? और उन्होंने जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लिया और ये बोला भैया हमको तो नहीं मालूम था तो हम ये नहीं कर सकते। नो गाइस, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास किसी चीज का एक्चुअल नॉलेज है, यू आर नॉट अलाउड टू से लाइक दिस वी डोंट हैव एनी नॉलेज। आप ऐसा नहीं बोल सकते गाइस। लाइकवाइज इन मॉरिस वर्सेस Kansin, a director could not defend an allotment of shares to him as he participated in the meeting which made the allotment. His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in the office. समझना, इस मतलब कि किसी भी चीज के बारे में अगर डायरेक्टर को मालूम है, डायरेक्टर के साथ ही कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रही है, मुझे बताइए अगर कंपनी कोई ट्रांजैक्शंस डायरेक्टर के साथ ही कर रही है उसको आउटसाइड पार्टी समझ के, तो कहने से डायरेक्टर के पास तो इंटरनली सारा नॉलेज है। यस, और डायरेक्टर ही तो कंपनी को चलाता है, राइट? तो उसके पास वो सारा नॉलेज है, इसीलिए डायरेक्टर कभी भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता। समझना गाइस, डायरेक्टर कभी भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता बिकॉज उसको तो रग रग से मालूम है, वाकिफ है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। सस्पिसिएशन ऑफ इरेगुलरिटी, राइट? अगर आपको किसी चीज के बारे में सस्पेक्ट है, डाउट हो रहा है, राइट? बैंक को भी ये सिग्नेचर देख के लगा कि यार सचिन ठक्कर को दूसरा सिग्नेचर करने के लिए बोला था, ये दूसरा सिग्नेचर तो सेम टू सेम लग रहा है, मतलब कि जैसे कि सचिन ठक्कर ने ही अपने हाथों से किया हो ऐसा लग रहा है, मतलब उसको डाउट क्रिएट हो रहा है। डाउट क्रिएट होने के बाद भी अभी ड्यूटी क्या बनती है बैंक की कि इसके अंदर अंदर जाए, राइट? उसके अंदर वहां पे जाए एंड छानबीन करे कि वेदर एक्चुअली में दूसरे डायरेक्टर ने सिग्नेचर किया है नहीं किया। आप उसके साथ संपर्क कीजिए, उसको रूबरू बुलाइए, राइट? ऐसा भी तो आप कर सकते हो। बट अगर बैंक ने ऐसा नहीं किया तो वो बैंक का गलती रहेगा। द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवर्ट्स those who behave negligently where the person dealing, matlab bank dealing with the company is put upon an inquiry, for example where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business। जैसे कि बैंक ने मेरे को बोला कि दूसरे डायरेक्टर की सिग्नेचर लेके आओ, मैं पेपर लिया, बाहर गया, मैंने मेरे हाथ से सिग्नेचर किया, 2 मिनट के अंदर मैं अंदर गया, बैंक के मैनेजर को बोला ये लो दूसरा सिग्नेचर करवा लिया। उसको भी मालूम है रे बाबा, हाउ इज इट पॉसिबल टू साइन विद इन 2 मिनट्स? उसको सस्पेक्ट हुआ, अनयूजुअल चीज है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू गेट इट साइन फ्रॉम अनदर डायरेक्टर इन 2 मिनट्स। भले उसके सामने नहीं किया, बाहर जाके सिग्नेचर करवा के लेके आ गया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अगर आपको ऐसा सस्पेक्ट लगता है
तो उस केस के अंदर क्या करना चाहिए? इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, बट ये सब कुछ प्रूव होना बहुत डिफिकल्ट है, बट यस प्रूव हो गया तो वहां पे आपकी लग जाएगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी, राइट? अगर आपको डाउट लगे गाइस, क्या लगे? अगर आपको डाउट लगे, बीइंग एन आउटसाइडर, अगर आपको डाउट लगे सो आप इंक्वायरी करवाइए, टू मेक एन इंक्वायरी, राइट, बिफोर डूइंग एनी ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी। सिंपल। ठीक है। सो गाइस, आपको ये इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ टर्क्वेन रूल इज नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सस्पिशियस एंड देयरफॉर इनवाइट इंक्वायरी। क्या बोला? द प्रोटेक्शन ऑफ द टर्क्वेन रूल इज आल्सो नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग the contract are suspicious, अगर कोई suspicious transactions वहां पे हो रहा है, right, which invites inquiry, suspicious, अगर आपको जहां पे भी डाउट लगेगा इस आपको वहां पे पूछताछ करना चाहिए। सिंपल। नहीं करोगे तो भुगतोगे, राइट? आउटसाइडर को भुगतना पड़ेगा। Suspicious should arise for example from the fact that an officer is purporting to act in a manner which is apparently outside the scope of his authority। ऐसा हमको लग रहा है कि भैया ये डायरेक्टर के पास तो अथॉरिटी नहीं हो सकती, राइट? आज हमको भी अगर आज कोई पर्सन आके बोले ना कि मैं इस कंपनी से आ रहा हूं और ये वाले डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं कंपनी ने, मैं तो कंफर्मेशन के बिना देता ही नहीं हूँ। मुझे डाउट लगे ना, मैं क्या बोलता हूँ पता, उस बंदे को ही मुझे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, उस बंदे को बोलते हो एक काम कर, तेरे डायरेक्टर को बोल, तू उस कंपनी से आ रहा है ना, तेरे डायरेक्टर को बोल के मुझे मेल करे कि मेरा ये नाम का पर्सन आया है, उसको ये डॉक्यूमेंट दे दो, मैं कर दूंगा। ठीक है? ऐसा एक लाइन मेरे ऑफिस में से किसी ने बोल दिया, अभी जब तक वो मेल नहीं आएगा ना तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी मेरे पास रिकॉर्ड में, हाँ, फलानी कंपनी ने मेरे को मेल लिया कि भैया मेरा डिजिटल सिग्नेचर जो आपके पास पड़ा है, सचिन ठक्कर सर हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा ये भरत नाम का बंदा या मगन नाम का बंदा या छगन नाम का बंदा आएगा, उसको प्लीज दे देना। अभी मैं उसको बोलूंगा ये तो मगन है, इधर बता तेरा आधार कार्ड दिखा, यस यस सर आई एम मगन, ये पकड़ डिजिटल सिग्नेचर, चल ले जा। फिर मेल में रिप्लाई करूंगा, एज रिक्वेस्टेड बाय यू वी हैव गिवन your digital signature to Mr. Magan so and so on so and so date, right? जो भी है, मेल दे दिया, खत्म। मेरी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, सब पेपर पे आ गया, ऑन पेपर, यस आ गया। समझना गाइस? सो जब कभी भी आपको ऐसा डाउट लगता है तब आपको ये करना पड़ेगा। समझना गाइस? गेटिंग दिस? सस्पिशियस चीजें अगर होगी फिर आप बोलो कि नहीं नहीं हमने तो बेनिफिट ले लिया इसका, नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है? सो जब कभी भी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होगा गाइस, कोई फ्रॉड कर रहा है जिसको हम फॉर्जरी बोलते हैं, कोई फ्रॉड कर रहा है, राइट, और आपको मालूम है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेगुलरिटीज व्हिच माइट अदरवाइज अफेक्ट अ ट्रांजैक्शंस बट इट कैन नॉट अप्लाई टू अ फॉर्जरी व्हिच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। समझना गाइस? आप ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उस चीज के लिए जो इरेगुलरिटी है कि ठीक है कि भैया आप उससे अवेयर नहीं थे, राइट, बट अगर किसी ने फॉर्जरी की है, और वी कैन से फॉर्जरी का दूसरा नाम किसी ने फ्रॉड किया है, तो उसके लिए आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Forgery may in circumstances exclude the Turquoise rule. The only clear illustration we can found in Rabban and Great Fingall consolidated. In this case, plaintiff was a transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant's company. The company's secretary who had fixed the seal of the company and forged the signature of two directors. उसने दो डायरेक्टर का सिग्नेचर किया and certificate issue कर दिया। The plaintiff contended that whether the signature were genuine or forged was a part of the internal management, and therefore the company should stop from denying the genuineness of the document. But it was held that the rule has never extended to cover such a complete forgery, right? अगर किसी ने कोई forgery किया है guys, तो उसमें ये rule cover definitely नहीं होगा। समझना guys, right? So अगर कोई fraud करता है तो उसमें आप cannot take help of doctrine of indoor management. फ्रॉड के केसेस में आप इंडोर मैनेजमेंट का बिल्कुल भी हेल्प नहीं ले सकते गाइस। समझना?
Is this clear, guys?